बेटा, मैं अपने आत्मसम्मान की रक्षा खुद कर सकती हूँ। बूढ़ी विधवा सास ने ऐसा काम कि बहू बेटा की आंखें फटी रह गई। अदिति को कुछ मीठा खाने की इच्छा हुई तो ध्यान आया कि आज ही उसकी सास बेसन के लड्डू बनाई है। जब वह किचन में गई तो डिब्बे में कुछ भी नहीं था। यह क्या? डिब्बे में 2 लड्डू रखे थे, दोनों खत्म हो गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने देखे थे। अदिति गुस्सा कर रही थी। उसका लड्डू खाने का बड़ा मन कर रहा था। रसोई से बाहर निकली तो देखा उसकी सास के कमरे की लाइट जल रही थी। वह धीरे से कमरे में पहुंची और उनके हाथ में एक लड्डू देखकर उसके होश उड़ गए। वह तुरंत राजीव को बुला कर लाई और राजीव ने बिना सोचे समझे बोला, माँ, आपको शर्म नहीं आती रसोई से चीज़ें चुरा कर खाने में? यह सुनते ही सुलेखा जी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। उन्हें अपने कानों पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। उनका अपना बेटा राजीव उन्हें यह सब कह सकता है। तभी सुलेखा जी के पीछे से उनकी 3 वर्षीय पोती प्रिया निकली। दादी, एक और लड्डू खिलाओ ना। दादी, एक और कहानी सुनाओ ना। सुलेखा जी अपने हाथों में रखा लड्डू उसे खिला दिया और प्रिया मटकते हुए कमरे से बाहर चली गई। यह देखकर राजीव और अदिति शर्म के मारे अपनी नज़रें झुका ली। तुम दोनों ने आज मुझे चोर भी बोल दिया। प्रिया ने खाना नहीं खाया था तो मैंने सोचा उसे कहानी भी सुना दूंगी और साथ में लड्डू भी खिला दूंगी। बच्ची का पेट भी भर जाएगा। पर मुझे नहीं पता था कि मुझे ही चोर समझ लिया जाएगा। क्या बेटे के घर पर माँ का कोई अधिकार नहीं होता है? बेटा, तुम्हें ऐसा बोलते समय तुम्हारा जबान भी नहीं लड़खड़ाया, जबकि तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। मैं अकेली तुम्हें कैसे पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि तू कहीं पर भी आत्मसम्मान से जी सके, और तू मुझे बहू के सामने चोर बोल दिया। नहीं बेटा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। कहीं न कहीं मुझसे गलती हुई है। मैंने तुम्हें अपने से बड़ों का इज्जत करना ही नहीं सिखाया। मैंने तुम्हारी परवरिश में कहीं न कहीं भूल कर दी। मैंने अपने हाथों से लड्डू लिए तो मुझे यह उपाधि मिली। मैं खुद अपने हाथों से बनाई हुई लड्डू क्या चुरा कर खाऊंगी? तुम दोनों ने बिना हाथ उठाए गाल पर तमाचा दे मारा है। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। और सुलेखा जी ने अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। आज तक वह अपमान के घूंट पी रही थी, पर आज चोर बताकर बहू बेटे ने मेरे अंतर आत्मा को झकझोर दिया है। मेरे आत्मसम्मान की धज्जियां ही उड़ा दी। उनसे यह सब सहन नहीं हो रहा था। वह पहले ही अदिति के सवाल से बहुत परेशान रहती थी, पर आज उनके अपने बेटे ने हद कर दी थी। वह बेटा जिसे पालने के लिए उम्र भर तपस्या की थी, जिस बेटे को पालने के लिए उन्होंने अपनी खुशी का त्याग किया, सारी उम्र अकेले बिता दी, आज वही बेटा उन्हें चोर बता रहा है। सुलेखा जी और रामनाथ जी का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ था। शादी के कुछ महीने ही बीते थे कि तबीयत शराब पीने के कारण खराब होने लगी थी। सुलेखा जी के लाख समझाने के बावजूद भी वह शराब पीना नहीं छोड़े। आखिरकार उनकी किडनी खराब हो गई और उनकी मौत हो गई। उनके मरने के कुछ महीने बाद उन्हें पता चला कि वो गर्भवती हैं। ससुराल वाले ने उनका जरा भी ध्यान नहीं रखा और उनको कुलक्षणी बोलकर अपने बेटे के मौत की जिम्मेदार ठहरा दिया और उन्हें घर से भगा दिया
और उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिया। सुलेखा जी पर मानो दुखों का पहाड़ टूट गया। वह ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। मायके में अपनी संतान राजीव को जन्म दिया। थोड़े समय बाद वह अपने भाभी भाई की नज़रों में खटकने लगी थी। उन्होंने अपने पैरों पर खड़े होने का फैसला लिया और उन्होंने काम ढूंढने की शुरुआत की और एक कपड़े की फैक्ट्री में उन्हें काम मिल गया। राजीव को वहीं ले जाकर बैठा देती और अपना काम करती रहती। कंपनी के सारे स्टाफ ने राजीव को प्यार करता था और सुलेखा जी को आगे बढ़ने में मदद भी करता था। कंपनी में अच्छा काम करने के लिए उन्हें अच्छे पैसे भी मिलने लगे। राजीव भी अब स्कूल जाने लगा था और अब उन्होंने कंपनी के पास में ही अलग से कमरा ले लिया था। फैक्ट्री में काम करने के अलावा वह लड्डू बनाकर भी बेचा करती थी। अब राजीव बड़ा हो रहा था तो खर्चे भी बढ़ रहे थे। राजीव को भी लड्डू पसंद थे। सुलेखा जी जब भी लड्डू बनाती तो पहला लड्डू अपने बेटे को खिलाती। इसी तरह से राजीव बड़ा हो गया और नौकरी करने लगा। अब उसने एक घर भी ले लिया था और वहीं पर अपनी माँ के साथ रहने लगा था। माँ के आशीर्वाद से वह तरक्की कर रहा था। सालों से काम कर रही सुलेखा जी भी थकने लगी थी और उन्होंने भी आराम करना शुरू कर दिया था। सारा दिन घर पर अकेले रहकर बोर हो जाती थी। खाली घर काटने को दौड़ता था। एक दिन उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा अब तो तुम जिम्मेदार हो गए हो। तुम अपने जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रहे हो। अपने मेहनत की कमाई से घर भी ले लिया। अब एक बहू तो ले आ ताकि मैं घर परिवार की जिम्मेदारी से मुक्ति ले लूँ। राजीव ने हंसते हुए बोला। अपने साथ काम करने वाली अदिति से शादी करने की इच्छा जताई। दोनों की शादी हो गई। दोनों ही सुबह नौकरी पर चले जाते थे और रात तक आते थे। जब शनिवार और रविवार की छुट्टी होती थी तो अदिति को सुलेखा जी का घर पर रहना अखरने लगता था, क्योंकि ये सास 24 घंटे हमारे सर पर बैठी रहती है। हमें तो ज़रा भी अपने मन से हंसने बोलने की आज़ादी नहीं मिलती है। हमेशा एहसास रहता है कि घर में कोई है। इस वजह से वह अपनी इच्छा अनुसार रह नहीं पाती थी। हाँ यार, मैं तो अपनी सास से दुखी हो गई हूँ। इस घर से कहीं हिलती भी नहीं है, कहीं जाने का नाम ही नहीं लेती। हमें भी अपनी ज़िंदगी जीनी है। उसकी सहेली से जब से उसकी बात हुई थी वह सुलेखा जी को परेशान करने में लगी हुई थी। रोज़ किसी न किसी तरह से उन्हें दुख पहुंचाती थी ताकि वह घर छोड़कर चली जाए। सुलेखा जी सब सहन करती थी क्योंकि अपने बेटे के अलावा उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। एक दिन सुलेखा जी रसोई में खाना बना रही थी तो अदिति रसोई में आई और कहने लगी, मम्मी जी रोटियों पर घी ज़रा सोच समझ कर लगाइए, क्योंकि घी का भाव बढ़ गया है। माना हम दोनों जन कमाते हैं, पर फिर भी घर तो देखकर ही चलाना पड़ता है। खर्चे भी बढ़ रहे हैं और महंगाई भी तेज़ी से बढ़ रही है। सुलेखा जी के हाथ रुक गए, क्योंकि उनसे अब मुलायम रोटी ही चबाई जाती थी, इसलिए वह घी ज़्यादा लगाती थी। दांत जो हिल रहे थे। उस दिन के बाद अदिति अपने हिसाब से थोड़ा सा घी निकाल कर रख देती और बाकी घी अपने कमरे में बंद करके ऑफिस चली जाती है। अदिति के हरकतों के बारे में उन्होंने अपने बेटे को नहीं बताया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि घर में किसी तरह का कोई तनाव हो, क्योंकि अदिति गर्भवती थी और उसे तनाव मुक्त रहना चाहिए। इसलिए
वह जिसमें खुश रहे वह वैसा ही करती थी। रविवार के दिन अदिति उठी और उसकी चाय पीने की इच्छा हुई तो उसने देखा कि उसके सास दूध में पानी मिला रही है। यह देखकर वह तुरंत बोली, मम्मी जी, आप मुझे दूध में पानी मिलाकर देती हैं? आपको तो पता है ना मैं माँ बनने वाली हूँ और मेरे लिए दूध पीना ज़रूरी है, दूध के नाम पर पानी नहीं। सुलेखा जी बोली, बहू कुछ भी बिना सोचे बोल जाती हो। मैं दूध में पानी मिला रही हूँ, यह दूध मुझे पीना है। तुमने जब से डेयरी से फुल क्रीम दूध मंगवाना शुरू किया है मुझे इतना गाढ़ा दूध पचता नहीं है। तुम्हारे लिए दूध अलग पतीले में रखा हुआ है। अदिति आगे कुछ नहीं बोली। आज सुलेखा जी को बहुत ही बुरा लगा था पर वह चुप रही क्योंकि प्रिया को तनाव नहीं देना चाहती थी। 9वें महीने अदिति ने एक प्यारी सी लड़की को जन्म दिया और अब घर में सभी उसकी देखभाल में व्यस्त हो गए। प्रिया के जन्म के बाद अदिति ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। बच्चे की देखभाल में सुलेखा जी भी बराबर लगी रहती थी। उन्होंने अदिति के लिए डिलीवरी के समय खिलाने के लिए लड्डू बनाए थे पर अदिति ने उन्हें खाने से इनकार कर दिया। मैं पढ़ी लिखी हूँ, इन सबों को नहीं मानती कि घी खाने से ही ताकत आती है। हेल्दी खाना ज़्यादा बेहतर है। इतना घी खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। और अदिति को अपने फिगर की भी चिंता होने लगी तो उसने खाना भी कम कर दिया और प्रिया को दूध पिलाना भी बंद कर दिया। सुलेखा जी ने बहुत समझाया कि ये बच्ची और तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है पर वह नहीं मानी। राजीव को इस बारे में सब पता लगने लगा था क्योंकि अदिति रोज़ ऑफिस से आते ही शिकायत करती थी पर सुलेखा जी अपनी बहू के लिए एक शब्द भी नहीं कहती थी। धीरे धीरे राजीव को भी अपनी माँ की ही गलतियाँ नज़र आने लगी थी। वह भी उनसे उखड़ा सा रहने लगा था और अदिति के कहे अनुसार चलने लगा था। प्रिया अब स्कूल जाने लगी थी पर ज़्यादातर अपनी दादी के ही पास में रहती थी। अदिति और राजीव को नौकरी से जब समय मिलता था तो वह दोनों मोबाइल में व्यस्त हो जाते थे। अब प्रिया दादी से ही सब चीज़ें मांगने लगी थी। दादी मुझे भी लड्डू खाने हैं। टीवी पर देखकर प्रिया का मन मचल उठा। सुलेखा जी लड्डू बनाने में माहिर तो थी ही, उन्होंने जल्दी ही पोती के लिए लड्डू बना दिए। अदिति शाम को आई तो उन्होंने उससे घी मांगा पर मैं घी तो सुबह ही निकाल कर गई थी। हाँ बहू, सारा घी मैंने लड्डू बनाने में काम ले लिया। प्रिया का बड़ा मन था, इतने में ही 4-5 लड्डू तो बन ही गए हैं। आपने लड्डू बना लिए और मुझसे पूछा तक नहीं। कम से कम एक बार फ़ोन करके तो पूछ लेती। अदिति की बात को सुनकर सुलेखा जी का चेहरा उतर गया। वह रात का खाना बनाकर अपने कमरे में आ गई। प्रिया भी उनके पास ही खेल रही थी। उसने फिर से लड्डू खाने की इच्छा जताई तो वह बचे हुए दोनों लड्डू लेकर आ गई। वह लड्डू प्रिया को खिला रही थी और उनके पीछे पीछे छुप रही थी। इसे देखकर अदिति को लगा कि उसके सास लड्डू चुराकर खा रही है। उसने गुस्से में राजीव को बताया और राजीव ने सुलेखा जी पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। अगले दिन उन्होंने अपना सामान पैक किया और उन्हें जाते देखकर राजीव बोला, माँ कहीं जा रही हो? बेटा तुम सबसे दूर जा रही हूँ क्योंकि अब इतना बड़ा झूठा इल्ज़ाम लगने के बाद मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ। मेरा भी कुछ स्वाभिमान है, इज्जत से जीना चाहती हूँ। जिस बेटे को अपने पेट काट कर खिलाया, अपने खून से सींचा, उसी ने बिना सोचे समझे मुझको चोर कह दिया। क्या यह घर मेरा नहीं था?
यह तो मैं लड्डू प्रिया को खिला रही थी। अगर मेरा मन भी करता और मैं लेकर खा लेती तो क्या मैं चोर हो गई? अपने घर में कुछ लेकर बड़े बुजुर्ग अब खा भी नहीं सकते हैं। वैसे भी जो कमाता है घर भी उसी का होता है। अभी अदिति कमा रही है और तू कमा रहा है और मैं घर पर रहती हूँ, पर फिर भी घर मेरा नहीं है। मैं सालों से घर संभाल रही हूँ और अदिति तो अभी आई है। तूने उसकी बात पर विश्वास किया और अपनी माँ को ही झूठा साबित कर दिया। पहले मुझे मायके वालों ने निकाला, फिर पति ने छोड़ दिया और अब बेटा भी घर से निकालने की तैयारी कर रहा है। तो मैं उससे पहले ही कहीं पर चली जाती हूँ और जैसे तैसे अपना गुजारा कर लूँगी। अदिति तो यही चाहती थी। हाँ चली जाओ, पर रहोगी कहाँ? पर मुफ्त में यहाँ खाना मिल रहा है, बाहर कोई भी नहीं खिलाएगा। बहू, इस भ्रम में मत रहना कि सिर्फ पढ़ा लिखा आदमी ही नहीं कमाता। जिसके पास हुनर हो तो वह भी इस दुनिया में कमाकर खा सकता है। और सुलेखा जी घर से चली गई। कुछ महीनों बाद राजीव अखबार पढ़ता है तो माँ की फ़ोटो देखकर हैरान रह जाता है। माँ लड्डू बनाकर बेचती है और आज उनके लड्डुओं की मांग बहुत बढ़ गई है। शहर में और बाहर भी उनके हाथों के बनाए लड्डू बहुत प्रसिद्ध हो रहे हैं और वह बहुत कमा भी रही है। उन्होंने किस तरह संघर्ष किया और यहाँ तक पहुँची, उसकी कहानी भी लिखी थी। बेटे बहू का घर छोड़ने के बाद मैं शहर के ही कई हलवाई के दुकान पर गई, पर सबके यहाँ पर काम करने वाले थे और मुझे रखने का खर्चा अलग से था, तो सबने मना कर दिया। फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी, अपने सोने की चूड़ियाँ और कान के बेचकर एक कमरा किराए पर लिया और उन्हीं में से बचे पैसों से लड्डू बनाने शुरू किए। कुछ ही महीनों में लाखों के ऑर्डर आने लगे और इतने अधिक आने लगे कि मैंने दुकान ली और उस पर केवल महिलाओं को रखा जो घर पर बैठे बैठे बहू के ताने सुन रही थी। उन महिलाओं में भी जीने का हौसला बढ़ गया है। आज मेरे द्वारा बनाए गए लड्डू विदेश तक जाते हैं और अच्छी कमाई भी हो रही है। मेरे द्वारा कमाया गया धन मेरे मरने के बाद गरीब लाचार महिलाओं में दान दे दिया जाएगा, क्योंकि मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। दोनों नीचे लिखे पते पर गए तो देखा 8 से 10 महिलाएं लगी हुई थी और सुलेखा जी कुर्सी पर बैठकर हिदायत दे रही हैं। अपने बेटे बहू को लड्डू देते हुए बोली, लड्डू खाओ, चोरी के नहीं है, मेरी मेहनत की कमाई है। तुम मेरे धन के लालच में आए हो, पर तुम दोनों को एक फुट्टी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। सुलेखा जी के यहाँ से राजीव और अदिति चले गए। उनकी पोती जब भी उन्हें फ़ोन करती थी तो उसे लड्डू ज़रूर भेजती थी। फ्रेंड्स, कभी भी अपने माता पिता के आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचाएं। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।